जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और संविधान के मैराथन के भाग 4 में हम लोग रूबरू हुए हैं और ये अंतिम भाग है। और इस भाग में हम लोग बचे हुए संविधान को एनालिसिस करेंगे, उससे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और एक अलग से एपिसोड हम लोग बनाएंगे जिसमें संविधान से जुड़े हुए प्रश्न, जो कि कल आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें संविधान से जुड़े तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न और आंसर के साथ। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 125 को। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत में संचित निधि, भारत का जो संचित निधि होता है, संचित निधि से क्या होता है, इन्हें वेतन दिया जाता है। और अब तक यह पद और जब तक ये पद रहेगा उन्हें वेतन इसी प्रकार से दिया जाएगा और इसमें कटौती नहीं की जा सकती, उनके वेतन में कटौती नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना था? 2.80 प्रतिशत, लेकिन बढ़ गया है, 3.5 लाख हो गया है ना। अच्छा हाँ ठीक है, इसका 2.80 है और न्यायाधीश का क्या है 2.50 लाख है, यानी 2.5 लाख है, 2,80,000 है, यही है। कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करा है कि मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश को, मतलब मुख्य रूप से कार्यकारिणी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। जब पद खाली रहेगा तब, ऐसे नहीं नियुक्त कर सकते हैं। अब 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है ना, आप लोग पढ़े हैं। गण पूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। उसमें कौन होंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जो उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश हैं वो लोग होंगे। उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति पूर्ण सहमति के बाद ऐसा किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कम हो जाएगी तो हाईकोर्ट से कुछ समय के लिए जज को सुप्रीम कोर्ट में एनरोल किया जा सकता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की अनुमति होगी, उसके बाद सीजीआई कर सकते हैं। अगला कह रहा है सेवानिवृत्ति न्यायाधीश 128 के तहत गण पूर्ति नहीं होने पर सीजीआई राष्ट्रपति के सलाह से सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड जज को भी नियुक्त कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ समयों के लिए। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्चतम न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय हम लोग कहते हैं। अब 130 में कह रहा हूं उच्चतम न्यायालय के स्थान कह रहा है कहां पर ही है, दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश का यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लिया जा सकता है, उनकी अनुमति के बगैर नहीं लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उसके क्षेत्राधिकार, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है। 131 अनुच्छेद कहता है इसके अनुसार स्टेट सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब ये स्टेट में होता है, सेंटर में होता है, सेंटर प्लस स्टेट में होता है, 3 जगह इसकी सुनवाई की जा सकती है, जहां ब्रांच लगाना चाहे वहां लगा सकता है। अब अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार 132 अनुच्छेद के तहत है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। 3 प्रकार के अपील कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट में आप अपील किए हैं उसका नहीं निर्णय मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं 132 के तहत, संवैधानिक मामले को, दीवानी मामले को, फौजदारी मामले को। और इसमें पुनः विचार संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, यानी जो आदेश दिए हैं उसका पुनः विचार भी कर सकते हैं। 137 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेशों पर पुनः विचार कर सकता है, यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। याद होगा आप लोगों को क्या चीज में, प्रस्तावना में पहले कहा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना अंग नहीं है और बाद में क्या कह दिया, अंग है, इसलिए प्रस्तावना में क्या कर दिया गया, चेंजिंग कर दिया गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने बातों से मुकर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और क्षेत्र में रीट अधिकारिता है। 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य किसी मामलों के रीट करने का अधिकार प्रदान करता है। सलाह करने का क्षेत्राधिकार 143 के तहत है। राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, बट ये सलाह है, माने या न माने ये निर्भर करता है राष्ट्रपति पर। सलाह देगा लेकिन मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ, तो भारत कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम कब किया था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी।
ये सब प्रश्न है, प्रश्न को छोड़ दिया जाए। खत्मे के कगार पे हैं अब हम लोग, बस थोड़ा सा और है। उच्च न्यायालय कोलकाता में 1 जुलाई 1862 उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब? 74 कौन है? 1773 के तहत। मुंबई 14 अगस्त 1862, मद्रास में 15 अगस्त 1862 में। 214 अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? न्यायालय होगा। वर्तमान में कै गो है? उच्च न्यायालय 25 गो, हाई कोर्ट कै गो है? 25 गो। अनुच्छेद 231 कहता है के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त न्यायालय का प्रावधान कर सकता है। 2 राज्यों को मिलाकर एक न्यायालय बना सकता है। वही कह रहा है 215 उच्च न्यायालयों में अभिलेख न्यायालय होना है। अभिलेख मतलब लिखने वाले, मतलब चेंज करने वाले उसको, फॉन्ट फॉर लैंग्वेज को। 216 उच्च न्यायालय का गठन करना। 216 अनुच्छेद क्या कहता है? उच्च न्यायालय का गठन करना। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। एक सीजीआई होंगे ही, मतलब सीजीआई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, लेकिन आपके राज्य के अंदर भी चीफ जस्टिस होते हैं। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा कोर्ट संयुक्त है, मुंबई हाई कोर्ट संयुक्त है। मुंबई में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव सब संयुक्त हो जाता है। मद्रास में कौन कौन? तमिलनाडु और पुदुचेरी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरला में कौन होगा? केरला और लक्षद्वीप। गुवाहाटी में कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। इसमें था पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों था। ये सब संयुक्त है। बाकी अलग अलग राज्य का अलग है। बिहार का अलग है, उत्तर प्रदेश में 2 गो है। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 10 साल तक न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुके और किसी राज्य या 2 से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुके हैं, यानी एडवोकेट। अधिवक्ता को क्या कहते हैं? एडवोकेट। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का पद 62 वर्ष की आयु तक पदासीन होता है, यानी हाई कोर्ट में आप 62 साल तक रह सकते हैं पद पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या साल में रह? 65 साल। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 65, हाई कोर्ट 62। न्यायाधीशों को हटाने का वही सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जो आपका सुप्रीम कोर्ट का है वही आपका हाई कोर्ट का भी है। अब 217 अनुच्छेद कहता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और उसे पद से हटाने। क्या कुछ काम है बाबू? 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति प्लस सीजीआई प्लस राज्यपाल, ये तीनों लोग मिलकर करते हैं। अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति प्लस सीजीआई प्लस राज्य प्लस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन नियुक्ति करेगा? नियुक्ति के लिए है, कौन कौन मिलकर नियुक्ति करेगा? 19 में शपथ कराने के लिए तो राज्य के अंदर राज्यपाल करवाएंगे। राज्य के अंदर अन्य न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलवाएंगे? राज्यपाल दिलवाएंगे। लेकिन राज्य का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, उसको कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति दिलवाएंगे। याद रखिएगा। 20 में कहता है यदि जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय के वकालत नहीं कर सकता है, यानी जो जज बना है हाई कोर्ट का, उसमें वो वकील नहीं रह सकता है। दूसरे न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। दूसरा पटना हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए किसी को, तो पटना हाई कोर्ट में फिर वकील नहीं बनेगा, तो जाकर दूसरा हाई कोर्ट में बनेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में बनेगा। ये रूल है। 221 न्यायाधीशों का वेतन। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। पेंशन कौन देगा? भारत का संचित निधि। लेकिन सैलरी कौन देगा? राज्य का संचित निधि। 2.5 लाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, 2,25,000 अन्य न्यायाधीश का। वहां कितना है? 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का, अन्य का 2,50,000। न्यायाधीश 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरित किया जा सकता है। वही 23 कह रहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट में किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं? नियुक्ति कर सकते हैं। 24 क्या कहता है? अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सेम राष्ट्रपति भारत के मुख्य
मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की योग्यता रखते हैं जो 2 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यानी 2 वर्षों तक वहां पे वो न्यायाधीश के रूप में रह सकता है। अब शक्तियां और उसके क्षेत्र अधिकार है। 225 का रहा उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और उसके अधिकारिता, यानी अधिकार क्या है, तो रीट जारी करने का अधिकार है, रीट जारी कर सकता है वो। साथ में अधीनस्थ न्यायालयों में नियंत्रण का अधिकार है, अभिलेख का उसको अधिकार है, अपील करने का अधिकार है और न्यायिक समीक्षा करने का भी उसको अधिकार है। ये हाईकोर्ट के जज का अधिकार है। समय अब 226 कहता है कि उच्च न्यायालय रीट जारी करने के क्या अधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय में रीट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही है। कोई आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो आप रीट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रीट जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य कानून अधिकारों के मामले में भी आप रीट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए, लेकिन यहाँ अन्य भी किसी 5 प्रकार का रीट है ना, परमादेशी सब। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, आर्टिकल 227 कहता है कि उच्च न्यायालय में अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों को क्या कर सकता है, अधीक्षण करने का अधिकार दे सकता है, यानी हाईकोर्ट के अधीन जो आएगा लोअर कोर्ट या सिविल कोर्ट आएगा। 28 कहता है कि उच्च न्यायालय सभी राज्य अपने राज्यों के सत्र न्यायालयों में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है, यानी अगर कोई उसके यहाँ सिविल कोर्ट में चल रहा है मैटर जो लंबे समय से चल रहा है तो उसको अपने यहाँ हाईकोर्ट में मंगवा सकता है। ये राइट 228 से मिला हुआ है, किसको, हाईकोर्ट को मिला हुआ है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में कह रहा है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का अधिकार रखता है। जो ऑर्डर दे देगा सिविल कोर्ट वगैरह तो उसके विरुद्ध वो जजमेंट दे सकता है, उस केस को वापस सुन सकता है। फिर प्रशासकीय क्षेत्र में कह रहा है कि उच्च न्यायालय और अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति और पदोन्नति एवं छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, हाईकोर्ट को। अपने न्यायालय में कब कब छुट्टी रहेगा, किसको पद का प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन करना है, क्या करना है, ये सब हाईकोर्ट का पावर है, वो कर सकता है। चलिए लगभग अंतिम टॉपिक है संवैधानिक प्रमुख संशोधन। कुछ संविधान में संशोधन किए गए हैं। संशोधन है आपका कह रहा है कि भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद में विधानसभा तथा इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है और अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंधों को जोड़ सकती है, किसी उपबंध को हटा सकती है या उसको बदल सकती है। ये भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहला संशोधन किया गया था 1951 में, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वां जोड़ा गया। अभी वर्तमान में क्या अनुसूची है, 12 गो है। अब कब कब संशोधन हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है। पहला संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 51 में भूमि सुधार संबंधित अधिनियमों को लेकर, भूमि सुधार अधिनियम को लेकर। 52वां संविधान संशोधन 101 10वीं अनुसूची में रखा गया 1985 में दल बदल कानून को लेकर, याद रखिएगा 52वां संविधान दल बदल कानून। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 1992-93 में पंचायती राज्य व्यवस्था को लेकर जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची 1992-93 में नगर पालिका को लेकर कानून को इसमें जोड़ा गया था। अब 7वां संविधान संशोधन कर रहा है 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पहला कौन बना, आंध्र प्रदेश। कौन बना पहला, आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। मूल में क्या हुआ था, 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित। अब 10वां संविधान संशोधन में दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1961 में। वही 12वां संविधान संशोधन में कह रहा है गोवा दमन दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश, गोवा राज्य बना और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बना 1962। नागालैंड को विशेष रूप से प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया 1962 में। 13वां संविधान संशोधन बास्टे में हुआ और 12वां बास्टे में हुआ। और 74वां संविधान संशोधन पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी को केंद्र शासित में शामिल किया गया कब, 63 में। 18वां संविधान संशोधन पंजाब को भाषाई आधार पर पुनः गठन दिया गया। पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब को, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा को और पर्वतीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित को चंडीगढ़ को दर्जा दिया गया। ये कब दिया गया, 18वां संविधान संशोधन में दिया गया। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को
18वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 15वीं भाषा के रूप में इसको शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया ना, 8वीं अनुसूची में क्या गो भाषा 22 गो हो गई, पहले क्या गो थी 14 गो, मूल संविधान में क्या गो था 14 गो, बाद में 8 भाषाओं को संशोधन करके जोड़ा गया और 8वीं अनुसूची में आप भाषाओं की संख्या क्या गो है 22 गो है। 21वां संशोधन में सिंधी भाषा को, 71वां में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, 92 में, इसको 67 में, 92 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को कब किया गया 2002 में 92वां संविधान संशोधन के तहत। अच्छा 2003 में है। 22वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, इसके द्वारा असम को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया मेघालय। कब बनाया गया 1969 में। 36वां संविधान संशोधन कब किया गया तो 75 में। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 74 में शहर राजा, 75 में 35वां और 36वां संविधान संशोधन था। हाँ 35वां में सिक्किम को शहर राज्य बना, 74 में ना, 74 में। आज 36वां में 75 में राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बना सिक्किम, याद रखिएगा, क्वेश्चन ही पूछता है भारत का कौनवां राज्य सिक्किम है तो 22वां राज्य है। 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, 42वां में 76 में किया गया। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए और इस प्रकार से लघु संविधान के रूप में इसको जाना जाता है। समाजवादी, पथ निर्देश और एकता और अखंडता को जोड़ा गया। 3 शब्द किसमें संविधान के प्रस्तावना में, और 10 मौलिक कर्तव्यों को में एक और जोड़ा गया, एक मतलब 10 उसमें जोड़ा गया, एक और बाद में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है, 4 के कम में रखा गया। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 78 में। और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था जो संशोधन करने के बाद इसको 300 के कम में रख दिया गया, जो था संपत्ति का अधिकार, विधि अधिकार था संपत्ति का। 56वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत गोवा एक राज्य का दर्जा मिला और दमन दीव को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला 1987 में। 1987 में गोवा को अलग मुक्त किया गया। 61वां संविधान संशोधन, मतदान उम्र 21 से घटाकर कितना किया गया 18 साल 1989 में। 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, मताधिकार की सीमा को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 21 के क के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले 10 मूल कर्तव्य था, आपका हो गया 11 हो गया। 7वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश में भूमि का स्थानांतरण हो गया। कुछ भूमि को बांग्लादेश को दिया गया था, कुछ भारत में मिलाया गया था। ये 2015 में हुआ था और दोनों देशों की आपसी सहमति से भूभागों का आदान प्रदान किया गया है। कब, 7वां संविधान संशोधन में। 101वां में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को और 122वां में इसको संशोधन किया गया। जीएसटी में बड़ा संशोधन किया गया था 122वां संविधान संशोधन में। 102वां में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संवैधानिक दर्जा मिली। कब, 11 अगस्त 2018 को लागू किया गया और 123वां में इसका फिर संशोधन किया गया। 122वां में जीएसटी संशोधन, 123वां में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया गया। 103वां संविधान संशोधन में कह रहा है कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक स्तर में 10% का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस बना ना जनरल में, वो मिला। 12 जनवरी 2019 को ये लागू किया गया। 124वां संविधान संशोधन में इसमें विधेयक लाया गया और 104 में इसको फिर से संशोधन किया गया। 103 में लाया गया और 4 में फिर से इसको संशोधन किया गया। लोकसभा और राज्यसभा के विधानों में SC ST समुदाय का आरक्षण 2030 तक होगा। 21वां संविधान संशोधन 104वां के तहत है। 104 के तहत आपको 2030 तक SC ST को 10% आरक्षण मिलेगा जॉब वगैरह में। लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया और ये 126वां संविधान संशोधन। 105 में कह रहा है राज्यों में ओबीसी के सूची बनाने का अधिकार दिया गया। कितना लोग, ओबीसी की संख्या किस किस राज्य में है। 127वां में कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन के तहत अधिनियम 2021 में अपनी स्वीकृति दी है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा संविधान का भाग, अनुच्छेद, अनुसूची